नमस्कार वॉरियर्स, आप सबका हमारे वेबिनार में स्वागत है। पिछले इंडिपेंडेंस डे को जो मंथली वेबिनार की जर्नी शुरू की थी, आज उसी जर्नी का यह छठा वेबिनार है। आज का टॉपिक है लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ विद एएस। जैसे कि आपको पता है, वेबिनार की शुरुआत हम पेशेंट स्टोरी से करते हैं। आज के पेशेंट स्टोरी में हम बात करेंगे गुजरात के एक छोटे से गांव देलवाड़ा के 29 साल के चंद्रेश उर्फ दीपक साधु की। इनको 2008 से एएस का पेन होना शुरू हुआ। पेन कुछ दिन रहता, फिर चला जाता, पर 2-3 साल बाद दर्द ज़्यादा होने हुआ तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के को दिखाया। उनकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन से दर्द कम तो हुआ, पर मेडिसिन बंद करो तो दर्द फिर से वापस आ जाता। दर्द क्यों हो रहा है, बीमारी क्या है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अवेयरनेस ना होने के कारण चंद्रेश ने नीम हकीम से लेके बाबा ओझा सबके चक्कर लगाए, पर दर्द का कोई इलाज नहीं हुआ। इस बीच 2008 में पिता का साथ छूट गया और 2016 में माँ का। एक भाई और एक बहन है, उनकी भी शादी हो गई और दोनों अपने अपने जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने के कारण चंद्रेश ना ही अपने भाई बहन से कुछ मदद की उम्मीद रख सकते थे और ना ही उनके पास कोई परिवार की संपत्ति थी कि जिस पर वो अपना जीवन गुजार सकते थे। इसलिए उनको अकेले रहना पड़ा और छोटी मोटी जॉब करने लगे। पर जॉब का कुछ साल करते और एएस की वजह से जॉब छूट जाती। फिर न्यू जॉब ढूंढो, कुछ साल करो और फिर एएस की वजह से जॉब छूट जाती। ऐसा ही सिलसिला चंद्रेश के साथ शुरू हुआ। एक तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दूसरी तरफ हेल्थ इश्यूज। दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था और ट्रीटमेंट के नाम पर सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा था। आखिर 2017 में HLA-B27 का टेस्ट पॉजिटिव आया और फाइनली चंद्रेश को अपनी बीमारी का भारी भरकम नाम पता चला, जो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तब तक हिप जॉइंट्स काफी डैमेज हो चुके थे। फैमिली में मदद करने के लिए कोई नहीं। छोटी सी जॉब और महंगी मेडिसिन के कारण बीमारी का डायग्नोसिस होने के बाद भी चंद्रेश अपने बीमारी का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे थे। अकेले होने के कारण चंद्रेश को कई बार सुसाइड का विचार भी आया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बट 28 नवंबर 2022 में अचानक चंद्रेश को काफी दर्द शुरू हुआ। रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सजेस्ट की। कोई सेविंग ना होने के कारण चंद्रेश इतनी बड़ी सर्जरी कराए तो कराए कैसे। ऐसे में चंद्रेश ने मुझे कांटेक्ट किया। कुछ जनरस एएस वॉरियर्स और चंद्रेश के फ्रेंड्स की मदद से 13 जनवरी 2023 में वो अपनी राइट हिप की रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुली कर पाए। अभी चंद्रेश अच्छी तरह से चल पा रहे हैं और जॉब भी फिर से ज्वाइन कर ली है। लेफ्ट हिप का रिप्लेसमेंट करना बाकी है। उम्मीद है कि लेफ्ट हिप रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ी तो फिर से एक बार हमारे वॉरियर्स पहले जैसे चंद्रेश की मदद करेंगे। लेट अस ऑल विश चंद्रेश अ हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ। यह थी चंद्रेश साधु की एएस से लड़ने की कहानी। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आज हमारे साथ जुड़े हैं वडोदरा से कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु पाठक, MD, FRC। He is affiliated with Tricolor Hospital and Apollo Clinic, Vadodara, Shri Krishna Hospital and Pramukh Swami Medical College, Karamsar. He also has professional membership of Royal College of Physicians, London, Indian Rheumatology Association, British Society of Rheumatology, BRITSPA, PASIG. His area of interest is spondyloarthritis spectrum diseases. Dr. Himanshu Patak has publication in more than 20 national and international journals, more than 100 citations. H-index 6, he is a book editor of spondyloarthritis and osteoarthritis. He is a reviewer of Indian Journal of Rheumatology, PMJ case reports, Journal of Medical case reports. Also, we have Dr. Praveen Patil, who is founder, member, and trustee of our organization, ASWS. He is based in Pune and has always been a pillar of strength for us with his support. डॉक्टर हिमांशु पाठक से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज के वेबिनार की शुरुआत करें। Thank you, Bhushan. Thank you, Society A Society. Thank you, Praveen, for invitation. तो आज हम जो बात करेंगे
जो मैं पहले टॉक के पहले मैं कह रहा था कि आज का जो टॉपिक है, जो वो एक एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के साथ में फुलफिलिंग लाइफ कैसे जी जाए। तो एक एक जो ये वर्ड जो फुलफिलमेंट जो इंग्लिश में है, अगर हम इसको हिंदी में या मराठी में इसका ट्रांसलेशन करें तो संतुष्ट जीवन एज के साथ कैसे जिया जाए। पर मेरे हिसाब से जो कंसेप्ट है फुलफिलमेंट का, वो एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस है, यानी कि हर एक का अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है कि उसको किस बात में संतुष्टि मिलती है, क्या बात में अच्छा लगता है। यूजुअली ये डिपेंड होता है, आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपके सोशियो इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, किस देश में, किस कंट्री में, किस स्टेट में, आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या है। तो मैं जो आज बात करूंगा वो एक मेरा टॉक जो रहेगा वो एक गाइडेंस जैसा टॉक है, जिसे मैं कहता हूँ कि टू क्रूज द बोट कंफर्टेबली इन द ओशन ऑफ एएस। तो अगर हम बात करें लाइफ फुलफिलमेंट, सो व्हाट इज फुलफिलिंग लाइफ, तो इनफैक्ट इसके बारे में काफी रिसर्च भी हुआ है। तो एक इंग्लिश में इसको डिफाइन भी किया गया है। तो इसको डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि अ कॉग्निटिव अफेक्टिव एक्सपीरियंस रिफरिंग टू अ सेंस ऑफ वोलनेस, फिट एंड वैल्यू टुवर्ड्स सेल्फ, वंस लाइफ एंड वंस इम्पैक्ट। अगर सिंपल भाषा में कहें, नेक्स्ट स्लाइड, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो फुलफिलमेंट का मतलब होता है, का जो परसेप्शन है वो है हैप्पीनेस और वेल बीइंग। कैसे हम खुश हैं, कैसे हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोगों के लिए फुलफिलमेंट का मतलब है कि लाइफ लिव्ड फुल्ली विथ अ वेरी एक्सेलेंट वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल मीनिंगफुल गोल्स, और उसके साथ साथ में खुद का डेवलपमेंट और अपने आजू बाजू का डेवलपमेंट और एक अपनी लेगेसी छोड़ के जाना। ये अगर मोटे मोटे तौर पे एक लाइफ फुलफिलमेंट का मतलब है। तो कैसे हम एक फुलफिलिंग लाइफ, एक क्रॉनिक डिजीज का मतलब कि कैसे ये एक लंबी बीमारी है, जैसे हम सबका एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, तो इसके साथ में हम कैसे एक संतुष्ट लाइफ जी सकते हैं। तो अगर हम बात करें एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, ये हमें पता है कि ये बीमारी एक सैक्रोइलियक जॉइंट, जो हमारे कमर का एक जॉइंट है, उसकी है। उसमें पेन, इन्फ्लेमेशन, पेन स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ में करोड़ रज्जु, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। और जॉइंट के अलावा ये मल्टीपल जगह पे भी इन्वॉल्व करती है, जैसे आंखों में इन्फ्लेमेशन, जिसको यूवियाइटिस बोलते हैं, नेक प्रॉब्लम्स, शोल्डर, रिब्स, हिप। अभी हमने एक पेशेंट वॉरियर की स्टोरी सुनी हिप इन्वॉल्वमेंट की। हाथों के जॉइंट है, हील है, पैर के जॉइंट है। तो ये सब पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तो मेडिकल एस्पेक्ट एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है। तो अगर हम बात करें कि जो पाथ है ये कैसे स्टार्ट होता है, तो लाइफ फुलफिलमेंट का पाथ कैसे स्टार्ट होगा, हाउ डू वी स्टार्ट दिस जर्नी। तो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टू अंडरस्टैंडिंग योर सिम्टम्स, यानी कि आपको अपने चिन्हों को समझना पड़ेगा। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम एएस में होता है वो पेन है। तो ये समझना जरूरी है कि पेन आता कहाँ से है। तो ये पेन बेसिकली जो जॉइंट है, टेंडन्स यानी उसके आजू बाजू के जो सॉफ्ट टिश्यूज है, और स्पाइन, इसके कारण पेन होता है। और कभी कभी पेन के कारण, इसके कारण जो जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन है उसके कारण मसल, जो स्नायु है, उसका स्पाज्म हो जाता है, तो वो भी पेन करता है। जो कॉमन दूसरा कारण है इसका है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। ये मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह की जकड़न, ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ओवरनाइट एक्टिविटी ऑफ जॉइंट। जो रात में जो पूरे जॉइंट की एक्टिविटी नहीं होती, उसके कारण मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। और पेन और मॉर्निंग स्टिफनेस अगर लंबे समय तक रहे तो वो दैट लीड्स टू फटीग एंड टायर्डनेस। एंड दिस, ये बेसिकली बिकॉज ऑफ पेन, स्लीप का अच्छे से नहीं होना, और मेंटल स्ट्रेस। और कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि अबाउट 40 to 60% ऑफ एज पेशेंट्स को किसी न किसी फॉर्म की फटीग या टायर्डनेस होती है। और जो एक जो सबसे कॉमन है इसके अलावा, एक उसको बोलते हैं फ्लेयर, यानी कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ कुछ समय के लिए अचानक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स बढ़ना है, ये पेन के कारण भी हो सकता है, स्टिफनेस भी हो सकता है, फटीग हो सकता है, या सारे सारे चिन्ह एक साथ आ सकते हैं। और ये सब मिलके एक कंडीशन है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन, उसको अराइज करती है।
और इस पे एएस पेशेंट्स में बहुत रिसर्च भी हो चुका है, और इसमें ये पाया गया है कि जो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको इनफैक्ट उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जॉइंट से और स्पाइन से, पर धीरे धीरे वो सब जगह पेन फील करने स्टार्ट कर देते हैं। और एक कुछ स्टडीज में अबाउट 40 to 50% ऑफ द पेशेंट को क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन होता है। और ये पेन जो आजकल हम कहते हैं कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको रेडियोग्राफिक बोलते हैं, और एक दूसरे टाइप का जिसमें एक्सरे में कुछ नहीं आता है और डायग्नोसिस एमआरआई में हुआ होता है, उसको नॉन रेडियोग्राफिक बोलते हैं, उसमें भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक वाइड स्प्रेड पेन के। फटीक, अब फटीक का इशू ये है कि फटीक का कोई टेस्ट नहीं है, फटीक कान बी मेजर्ड, और कभी कभी एज पेशेंट के लिए फटीक ही सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है, जो कि अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। आजू बाजू जो उनके साथ में लोग रहते हैं उनको भी समझ में नहीं आता, और कभी कभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता। और लो मूड, मसल का प्रॉब्लम, वाइड स्प्रेड पेन, पुअर स्लीप, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब फटीग करते हैं। तो आप लोग अगर ये सोचे कि मुझे इतनी थकान क्यों है, तो उसका कारण ये है। यूजुअली जो फटीग है वो एज के जो लक्षण है उसके बढ़ने के कारण होती है, पर कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है, फटीग ऐसे भी नॉर्मली भी एज पेशेंट्स को हो सकती है। तो ये तो हमने बात करी चिन्हों की, एएस के चिन्हों की, तो ये मोटे मोटे तौर पे 3-4 चिन्ह हैं। पर अब हम अपनी तरफ से, आप लोग पेशेंट्स और हम क्या कर सकते हैं, सो व्हाट कैन बी डन। तो किसी भी चीज को अगर हमको उसको सॉल्व करना है तो हमको कॉन्शियसली उस पे एक्ट करना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। सो द एक्ट कॉन्शियसली टू गेट बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिनारियो में है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दवाइयाँ रेगुलर चल रही है, आपके रोमेटोलॉजिस्ट से आपका ट्रीटमेंट बराबर हो रहा है, पर उसके अलावा आप कैसे इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो अब जैसे हमें पता है कि अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक या दो ही ट्रीटमेंट अवेलेबल थे, जो कि बेसिकली पेन किलर मेडिसिन थे। पर लास्ट 22 डेकेड्स में, 20 साल में बहुत अच्छी अच्छी एक्सेलेंट मेडिसिन, और जो कि बहुत इफेक्टिव है, वो आ चुकी है। पर ये जो मेडिसिन है ये दे हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेटरी पेन, ये जो अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बात की कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की कम करती है। पर कभी कभी पेशेंट को फटीग और वाइड स्प्रेड पेन होता है, और ये मेडिसिन से उतना फायदा नहीं होता है। तो फिर फटीग को हम कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज फटीग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेस योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को समझना और एक्टिविटी में उसके हिसाब से एक्टिविटी करना। तो आपको फिजिकली एक्टिव तो रहना है, ये तो बहुत जरूरी है, बिकॉज एज यंग लाइफ की बीमारी है, आपको कमाना भी है, अपने फैमिली पे भी ध्यान रखना है। पर इट शुड बी मिक्सड विद पीरियड ऑफ रेस्ट, जिसको मैं कहता हूँ वर्क रेस्ट बैलेंस, वो प्रॉपर होना चाहिए। अब ये अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को समझने की कोशिश करें, तो एज के पेशेंट कॉमनली ये फील करते हैं कि कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं और कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं। तो ये जो बहुत अच्छे दिन है उसमें वो बहुत, दे गो आउट, दे डू लॉट ऑफ वर्क, स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। पर जो बहुत बुरे दिन होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कि बूम और बस्ट। तो वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। हम चाहते हैं कि अगर फटीग को, और ये फटीग अगर ये कंटिन्यूस चलता रहे तो फटीग बहुत, टायर्डनेस, थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वी डोंट वांट दैट। व्हाट वी वांट अ सिंगुलर टाइप ऑफ सिनेरियो, जहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस हो, काम भी करें और रेस्ट भी करें। तो ये अगर आप करते हैं तो फटीग को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि टू नो, एक सॉर्ट ऑफ डायरी बना के रखें कि किस क्या करने से आपको फटीग होती है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, जिसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, वो भी फटीग में हेल्प करता है। और गुड स्लीप, ये बहुत जरूरी है, आपको अपना लाइफ पैटर्न सुधारना पड़ेगा। और एक स्टैंडर्ड 6 या 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप ले तो वो भी फटीग में बहुत अच्छे से काम करती है। और और ये भी है कि लर्न टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसमें एक फिजिकल डोमेन का भी है और मेंटल डोमेन का भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं तो यू शुड आस्क फॉर हेल्प या सर्च फॉर हेल्प। अब आपके साथ, अब आप जैसे एएस के पेशेंट है, रोमेटोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से गुजर रहे हैं तो हेल्प मांगे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और अगर आप मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी।
ईट वेल, वी विल टॉक अबाउट डाइट लेटर, स्लीप वेल जो भी हमने बात की, अवॉइड स्मोकिंग, टोबैको, एक्सेस अल्कोहल। अब ये जो सारी चीजें हैं ये एज के सिम्टम्स को बढ़ाती हैं, तो आइडियली इन सबको अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, रेगुलर फैमिली हॉलीडेज, मेंटल हैप्पीनेस के लिए वेकेशंस लेना है, पिकनिक्स करना है, और ये जो सब करना है जिसको मैं कहता हूँ वुल्फ पैक। अगर आपने थोड़ा सा आपको वाइल्ड लाइफ का जानकारी हो, वुल्फ जो भेड़िए होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, कोई एक सिंगल भेड़िया एक अकेला काम नहीं करता। दे आर वेरी गुड हंटर्स, बट दे आर गुड हंटर्स व्हेन दे आर टुगेदर। तो वैसे ही एस में है, जैसे आपका ग्रुप है, जिसको मैं कहूंगा आपका एस का पैक है, वो वुल्फ पैक है, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी टेक केयर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्न टू गो रिलैक्स, लर्न टू लेट गो, जाने दे। अब जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ये समझना जरूरी है कि ऑल फ्लेयर्स एंड पेन ऑफ एज ये इम्प्रूव हो जाएगा, या तो मेडिसिन से इम्प्रूव होगा या अपने आप चला जाएगा थोड़ी दिनों में, तो उसके बारे में एंशियस होना छोड़ दे। और रिमेंबर, जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो पेन को बढ़ाती है, कम नहीं करती। सो ट्राई टू लर्न टू अवॉइड मेंटल टसल। अब ये जो एक मेंटल टसल है सबके दिमाग में, ये पेशेंट्स के दिमाग में जो मैंने देखा है कि ये एस मुझे ही क्यों हुआ, वाई आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्सेज टू मेडिसिन, व्हाट विल हैपन टू मी इन फ्यूचर। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसको जितना कम आप मन में लाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और वो उसमें क्या हेल्प करता है, आपको अपने थॉट्स रोमेटोलॉजिस्ट से शेयर करना है, क्योंकि रोमेटोलॉजिस्ट आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि आप किस स्टेज पे हैं, आगे किस तरह से फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो ये रूमेटोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करेगा, और उसके साथ में योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस भी बहुत हेल्प करती है। सो डोंट बी अ लोन वॉरियर, टेक ऑल अवेलेबल हेल्प एंड एक्सेप्ट व्हाट कांट बी चेंज। जो है उसको हम, जो है सो है, उसको बदल नहीं सकते। स्पेंडिंग टू मच टाइम प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे ड्रीमिंग, थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स, रैंडम थॉट्स, ये सब एंजाइटी को बढ़ाते हैं। सो यू कांट चेंज योर डायग्नोसिस, एस विल बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम, उसको भी एक्सेप्ट करना है। कांट चेंज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू एस मेडिसिन, तो लेट योर रोमेटोलॉजिस्ट, जो आपको दवाई का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, रोमेटोलॉजिस्ट से शेयर करें, लेट योर रोमेटोलॉजिस्ट फिगर आउट, आप अपने ऊपर स्ट्रेस न लें उसका, एंड कांट चेंज व्हाट इज कमिंग इन फ्यूचर। सो मेक पीस विद इट एंड लुक अहेड, उससे उससे दोस्ती करें और फ्यूचर के बारे में सोचें। इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट, बट इफ यू ट्राई ऑनेस्टली एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। एंड ट्राई टू कोप, अडेप्ट। सो जो सक्सेसफुल कोपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अडेप्टिव होते हैं। तो एज जो बीमारी है वो आपके सामने न्यू न्यू चैलेंजेस लेके आएगी, बट यू नीड टू अडेप्ट, यू नीड टू लर्न टू अडेप्ट, और सिचुएशन के हिसाब से गियर चेंज करना है। जैसे अगर फ्लेयर है तो ओके, आज 2 दिन मुझे फ्लेयर है, मैं मेडिसिन लूंगा, आराम करूंगा, पर उसके बाद में आई कम बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। तो ये इस तरह का अडेप्शन जरूरी है। और हैव अ पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर मैं कहता हूँ एज पेशेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक अ लाइफ गोल एवरी ईयर, कोई पर्सनल गोल बनाए, लर्निंग अ न्यू स्किल, कोई प्रोफेशनल या पर्सनल, लर्न अ न्यू हॉबी एवरी ईयर। और अपने आप को रिमाइंड करते रहें कि मेरा क्या गोल है, इस साल मैंने क्या गोल बनाया है, और उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो ये सब जो बातें हमने करी, एक जो बहुत अभी जो लेटेस्ट उसमें काम भी हो रहा है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज में जो पेनफुल होती है, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन इन विच यू फोकस ऑन बीइंग इंटेंसली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेंसिंग एंड फीलिंग इन द मोमेंट विदाउट इंटरप्रिटेशन। मतलब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में मेडिटेट कर रहे हैं। और यूजुअली जो माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस हैं वो ब्रीदिंग मेथड है, गाइडेड इमेजरी है, थोड़ी इसमें हेल्प लेना पड़ती है योगा टीचर से। पर अगर आप ये रेगुलर माइंडफुलनेस वाले एक्सरसाइजेस करेंगे तो क्रॉनिक पेन जो है और फटीग है और दूसरे सिम्टम्स जो हैं वो काफी बेहतर होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के हैं: पे अटेंशन, लिव इन द मोमेंट, एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो ये जो सारी बातें जो मैंने पहले डिस्कस करी वो एक बेसिक कोर है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का। और फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि हेल्प करती है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग पेन जो कि मेडिसिन से भी नहीं जा रहा है, उस वक्त ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। और इनफैक्ट ये जो मैं कह रहा हूँ माइंडफुलनेस, ये रिसेंटली इसके बारे में काफी रिसर्च भी की गई है, और इसमें ये देखा गया है कि जो ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस होती हैं ये फटीग में भी हेल्प करती हैं और पेन में भी हेल्प करती हैं। हाँ। सो मेडिटेशन की जो बात करी, तो ओवरऑल
क्लिनिकल स्टडीज में भी ये पाया गया है जो एज के पेशेंट में होती है कि मेडिटेशन अगर रेगुलर एज पेशेंट करे तो स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, डिप्रेशन, इंसोम्निया ये सब कम होता है, नींद नहीं आना, अटेंशन इंप्रूव होता है, इंप्रूव, अच्छी स्लीप आती है। अब ये तो हमने मेंटल एस्पेक्ट की बात कर ली, पर उसके साथ साथ में फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो एक्सरसाइज जो हम हमेशा कहते हैं, आपके रोमेटोलॉजिस्ट आपको हमेशा सलाह देते होंगे, एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है एज पेशेंट में। तो एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाती है, आपके पोस्चर को अच्छा करती है, स्लीप को अच्छा करती है, और स्टिफनेस और पेन में हेल्प करती है। और ये सब जो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो पेन अच्छा रहेगा, लंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, और ये सब मिलके आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, जो आपका हेल्दीनेस क्वेश्चन है, उसको मेंटेन करके रखेगा। तो एज में अगर हम बात करें तो देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ मेन एक्सरसाइजेस, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड बैलेंस एक्सरसाइजेस। और ये जो सब एज में एक्सरसाइज में काफी रिसर्च भी हुआ है, और ये जो मैं सब आपको रिसर्च दिखा रहा हूँ ये लेटेस्ट रिसर्च है। रिसर्च पिछले 1-2-3 साल की रिसर्च है, जिसमें ये बार बार ये कंफर्म होता जा रहा है कि अगर एज पेशेंट अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसको उसके सिम्टम मैनेज करने में बहुत फायदा होता है। तो ये अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिले तो आपने फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको सिखाई होंगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये 4-5 टाइप की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जो एज पेशेंट्स को करना चाहिए। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू मेक इट फन। इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रोज उठ के रोज एक्सरसाइज करनी है, यू शुड एंजॉय इट, क्योंकि जो पेशेंट्स इसको एंजॉय करते हैं वो इसको वापस से करते हैं, उसको रिपीटेडली करते हैं, और रिपीटेडली करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट विच मेक्स यू स्टिफनेस फ्री। तो मॉर्निंग स्ट्रेच, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट स्लोली। जरूरी नहीं है कि जैसे आज पेन हुआ, और मैंने काफी देखा है कि जब फ्लेयर आता है यानी पेन होता है तो काफी एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पेन को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और एक्सरसाइजेस पेन के बाद करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पेन बढ़ता है। तो वंस पेन सेटल्स यू गो फॉर एक्सरसाइज, और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो शायद फ्यूचर का फ्लेयर बाद में भी आए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसको फन एक्सरसाइज बनाना है। अभी एक्सरसाइज की बात हुई, पर वी ऑल वर्क, यंग या एज यंग एज की बीमारी है, तो हमको, और हम 8 से 10 घंटे अपने वर्किंग सिनेरियो में काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे आप कैसे बेहतर कर सके। तो आप जैसे कंप्यूटर का जॉब कर रहे हैं तो जो आपका वर्क स्टेशन है उसको आपको अकॉर्डिंगली आपके आई लेवल पे लाना है, प्रॉपर उसको रखना है, आपका पोस्चर रेगुलर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे तो मसल स्टिफ होगी तो पेन होगा। तो यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू स्ट्रेच अप रेगुलरली से आफ्टर हाफ एन आवर, 1 आवर रेगुलरली, और मूव करते रहे, बैठे ना रहे, टर्न वेटिंग टाइम इनटू अ मूविंग टाइम। और जो भी मौका मिलता है अपने टेबल से खड़े उठ के वॉकिंग करने का, वो आप मौका लें। तो आइडिया ये है कि दिन भर जहाँ पे अगर आपका सिटिंग जॉब भी है तो भी आप कंटिन्यूअसली एक पोजीशन पे लॉन्ग टर्म ना बैठे, खड़े हों, वॉक करें, स्ट्रेच करें। और अब हम डाइट की बात करें कि ये आई थिंक ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो डाइट के बारे में बहुत सारी बातें हैं। पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि हमको कौन सी डाइट लेना चाहिए, तो मेरा उसमें एक सिंपल जवाब होता है कि जो हमारे घरों में, इंडियन घरों में जो खाना बनता है वो न्यूट्रिशियस ही है। इट इज दाल, चावल, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। तो उसके ऊपर हमको मोस्ट ऑफ द टाइम जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी अगर हम कुछ बात करें तो जैसे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल है, उनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो शायद पेन भी उनसे कम होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे स्पिनच है, सेलरी, सलाद, बेरीज, फ्रूट्स, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स है। और कुछ डाइट्स होती हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जैसे नट्स हैं, जो लोग फिश खाते हैं, फिश या फ्लैक्स फिश, वो भी जॉइंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो क्या अवॉइड कर रहा है, प्रोसेस्ड फूड यानी बाहर का बना हुआ फूड। वंस इन अ वाइल आप ले सकते हैं, पार्टी में है, फ्रेंड्स के साथ है, बराबर है, पर उसकी क्वांटिटी डेफिनेटली कम करना है, फ्राइड फूड कम करना है, फूड जिसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो जाके गट में इन्फ्लेमेशन करते हैं। और एस, और एक ये भी एक थ्योरी है कि एस इज लिंक टू योर गट।
अगर आपके गट में इन्फ्लेमेशन रहेगा तो एज के सिम्टम्स ज्यादा रहेंगे। तो जो भी फूड जो आपकी गट के लिए अच्छा है, जो आपकी आंतों के लिए अच्छा है, वो यूजुअली सिम्टम्स के लिए भी अच्छा है। एडिक्वेट वाटर इनटेक रखें, हाई शुगर डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे पास्ता, ब्रेड, पोटैटो, ये अवॉइड करना है। रेड मीट अवॉइड करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना है, पर इसको कम लें। अवॉइड अल्कोहल, जिसकी हम बात की है। और मेडिटेरियन एक डाइट होती है जो कि फुल ऑफ फिश और ऑलिव ऑयल के साथ में होती है, वो भी माना जाता है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए अच्छी होती है। तो सिंपल भाषा में कहें कि जो खाना खाने से आपको पेट में तकलीफ होती है वो खाना अवॉइड करना है। घर का बना हुआ खाना हमेशा हेल्दी होता है। आई थिंक ये मेरी लास्ट स्लाइड है। और जो मैंने बात की कि हेल्प, एज पेशेंट्स को हेल्प लेना बहुत जरूरी है। और अभी तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं हमारे इंडिया में, जैसे आपकी सोसाइटी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी। फिर गुजरात में अहमदाबाद में अंतर्ध्वनि है, जो कि एज के पेशेंट्स के लिए काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। और इनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे बहुत पेशेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल है। यूएस में स्पॉन्डिलाइटिस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, उसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी पेशेंट इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बहुत अच्छी पेशेंट इंफॉर्मेशन है। यूके में नास एक वेबसाइट है, नास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेटेडली एज पेशेंट्स के लिए काम करता है। तो अभी काफी एवेन्यूज जो पिछले 5-6 सालों में आ चुके हैं, जहाँ पे आप खुद जाके खुद को रजिस्टर करके विदाउट एनी एक्सपेंसेस आप काफी अपने बीमारी के बारे में जान सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट स्लाइड है। और वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है कि द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। बहुत जरूरी है। तो अगर हमको एक फुलफिल लाइफ जीना है तो वी नीड टू स्टार्ट एक्ट ऑन इट। ये अपने आप नहीं होगा, दवाई से नहीं होगा, आपको भी थोड़ी आपकी बीमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। पर अगर जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे तो माइंड यू, ये आपको फायदा ही करने वाली है। विद दिस आई स्टॉप माई टॉक। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु पाठक, आज के टॉपिक को इतने डिटेल में समझाने के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज के टॉपिक पर अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू अगेन डॉक्टर हिमांशु पाठक। बहुत अच्छा टॉपिक भी है, ये हमने अभी तक कवर नहीं किया था। आपने काफ़ी डिटेल में बताया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और मुझे पर्टिकुलरली अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये सारी बातें हम पेशेंट के साथ ओपीडी में नहीं करते हैं। एक कंसल्टेशन में एज यू कैन इमेजिन हम क्या क्या कवर करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इस तरह का है कि सारी बातें दवाई के बारे में ही होती है। दूसरी जो चीज़ें हैं पेशेंट की डेली रूटीन की डिफ़िकल्टीज़ और ये सारी पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ, ये चीज़ों में उतनी बातें हमारे यहाँ पे नहीं होती है। उसके भी अलग-अलग कारण हैं। बट आई फील लिटिल वैक्यूम देयर कि वहाँ पर जगह है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो अच्छा हुआ डॉक्टर पाठक ने हमसे इस बारे में बात की और आपके सारे जो क्वेश्चंस हो गए विल गो थ्रू देम वन बाय वन। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल फॉर योर इनपुट्स ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है Q&A सेशन। आज का सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है चांदो जी का। कैल्शियम, phosphorus, vitamin D3, PTH, Fg, F23, all tests are normal. Still, my bones are very brittle. I have fracture in my spine and femur bone. Why did I get the fracture? Which specialist should I contact? I have kidney illness, but kidney doctors say bones don't get brittle due to kidney illness. Met an endocrinologist as well. I can I get any information? और ये कह रहे हैं कि हम 2 कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ अभी ऐसी कंडीशन। तो मैं डॉक्टर हिमांशु पाठक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सवाल का जवाब। तो अभी जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एज के पेशेंट है। हम्म, और यूजुअली अगर लंबे समय तक एज रहे तो सेकेंडरी, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, वो होने के चांसेस होते हैं। तो जिस तरह का इंफॉर्मेशन जो आपने मुझे बताया, मुझे कुछ इसी तरह का सिनेरियो लगता है। जब सब ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आई थिंक इसमें एक स्पेशलाइज्ड ओपिनियन की ज़रूरत है।
और आई एग्री विथ जो नेफ्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस दी है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस। उसमें कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं बोन्स को फ्रैक्चर होने के या दूसरी चीज होने के, तो वो सब इवेल्युएट करने की जरूरत होती है, प्रॉपर इवेल्युएशन की। और एक जो ये बात कह रहे हैं कि चलने में तकलीफ हो रही है, तो ये आप अगर ये माने कि आर्थराइटिस नहीं है, एज कंट्रोल में है, तो मैं ये समझू कि या तो मसल पेन है या बोन पेन है। तो दोनों सिनारियों में इनको स्पेशलाइज्ड ओपिनियन की जरूरत है, क्योंकि अगर बोन पेन है तो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वहां पे हेल्प कर सकते हैं, मसल पेन है तो वो बता सकते हैं कि और क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ही शुड टेक अ स्पेशलिस्ट ओपिनियन, दैट आई वुड सजेस्ट। ओके, थैंक यू डॉक्टर हिमांशु पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सर्वेश का है। सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम एयर्स फॉर 6 years. Initially pain started from hips, but now it is only in my whole back since 6-7 months. I am taking allopathy, then homeopathy, but no relief. Now I am taking Ayurvedic medicine and massages. Sir, I want zero pain. It affects my study so much. Please guide me for the best solution. ये डॉक्टर प्रवीण पाटिल के लिए कुछ इसको बेस्ट सॉल्यूशन। एज एज कितना है उनका? एज इन्होंने एज नहीं बताया है। मेंशन नहीं किया, ठीक है, ओके। हाँ, बट स्टडी कर रहे हैं ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो देखिए इट सीम्स कि यंग मैन है और उन्हें काफी पेन हो रहा है और काफी दवाई ली है और कोई राहत नहीं मिल रहा है। ये लग रहा है जो उन्होंने बताया उसे। तो पहले पेन का कॉज क्या है? इज इट द एएस व्हिच इज कॉजिंग पेन और समथिंग एल्स? अगर आपको एएस है तो आपको बैक पेन सिर्फ एएस की वजह से ही होगा, ऐसे नहीं है। जैसे अर्लियर चांदो जी के केस में इट वाज द फ्रैक्चर व्हिच वाज कॉजिंग पेन, प्रोबेबली द स्पाइनल फ्रैक्चर ही हैड। और देयर कुड बी समथिंग एल्स लाइक जैसे फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक पेन सिंड्रोम होते हैं, जिसमें पेशेंट्स बहुत सारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को दिखाते हैं बट किसी का कोई फायदा नहीं होता है, तो उस टाइप का भी पेन हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट आवर लिसनर टू फर्स्ट एस्टेब्लिश व्हाट इज द कॉज ऑफ द पेन, देन ओनली वी कैन फिक्स इट। ठीक है, एंड देन लुक इनटू डिस्कस विथ योर रोमेटोलॉजिस्ट कि आपका एएस कंट्रोल में है या नहीं है, या एएस की दवाई बढ़ाने से आपको फायदा होगा। तो काफी इसमें इफ्स एंड बट्स है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि आप काफी कुछ मिक्स कर रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो। दिस इज आई कॉल इट भेलपुरी ट्रीटमेंट। काफी पेशेंट्स करते हैं, थोड़ा होम्योपैथी ले लो, थोड़ा आयुर्वेदिक ले लो, सब डॉक्टरों को खुश रखो। ठीक है, तो दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी डन, देयर शुड बी सम लॉजिक इन इट। नहीं तो फिर आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। और जो डॉक्टर पाठक ने बताया कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, राइट? so for happiness you need some commitment, you need some patience, and you need some coordination with your practitioner. तो one you make up your mind आपको कौन सा थेरेपी लेना है, and second you discuss with them if you are improving, not improving, if not improving, what should be done. So this is what I suggest. डॉक्टर पाठक, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, बिल्कुल सही, आई कम्प्लीटली एग्री। और आई होप कि वो रोमेटोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं। अगर वो रोमेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहे हैं तो सबसे पहला काम उनको करना है कि वो अपने जाके रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो रोमेटोलॉजिस्ट ताकि एसेस कर सके कि क्या एज डिजीज एक्टिव है कि नहीं है। अगर एज डिजीज एक्टिव है तो उसका ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं। और जैसे मैंने मेरी स्लाइड में कहा कि हमारे पास इतनी एक्सलेंट और अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के लिए, जो कि पेन को अच्छे से इम्प्रूव करती है। तो वो बहुत जरूरी, तो अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट ऑफ समथिंग, तो आप उसको मिस कर रहे हैं। और अगर वो क्लियर होता है कि ये एक्टिव नहीं है तो बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं जिसको रोमेटोलॉजिस्ट डील कर सकता है। तो बिल्कुल आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, पर आपको वो लेना पड़ेगी। और जो इसको हम कहते हैं कि नॉइस, जो आजू बाजू की आवाजें हैं, उससे अपने आप को इंसुलेट करके अपने डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल एंड हिमांशु पाठक। एक ये जीरो स्टार्च डाइट बहुत सारे लोग लेते हैं एएस में, तो उसी पे एक निशा जैन का सवाल है कि भाई क्या हमने स्टार्च फूड खाना बंद करना चाहिए? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक, आपने अभी डाइट के बारे में बताया है, तो इस पे आप कुछ ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो भी डाइट के बारे में अवेलेबल एविडेंस है, एज या
दूसरी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कंडीशन के लिए, उसमें कोई एक डाइट ऐसा नहीं है कि आप ये डाइट खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे या आपका एज ठीक हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्टिव है तो वो दवाइयों से ही ठीक होगा। डाइट का रोल कहाँ पे आता है? डाइट का रोल आता है, जैसे मैंने कहा, गट हेल्थ, यानी कि अपने आंतों का, क्योंकि एस अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है तो शायद एस बढ़ सकता है। अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है तो दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं तो आपको दूसरी बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वेट गेन, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो डाइट का रोल वहां पे है। तो केवल ये मानना कि मैं ये खाऊंगी और मेरा एएस ठीक हो जाएगा, वो एक गलत परसेप्शन है। और ये मैं नहीं, ये पूरा रिसर्च कहता है। डाइट की जो मैंने बात की, जो मैंने कहा, वो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए कि लो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो अब उसमें लो कार्बोहाइड्रेट, अब ये आप समझे कि हमेशा जो भी बात की, हर चीज जरूरी है। हमारे शरीर को फैट भी जरूरी है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है, हमारे शरीर को प्रोटीन की भी जरूरत है और शुगर की भी जरूरत है, पर सब चीज बैलेंस में जरूरत है। तो अगर आप कोई भी एक डाइट में से कंपोनेंट निकाल देंगे तो आपको उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि आप जो कोई भी फॉलो करें, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे आप ओपिनियन लें। पर एक, अगर आप आज एडवाइस लेना चाहती हैं तो वेजिटेबल डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड, मिनिमम प्रोसेस्ड फूड, अगर बेसिक इतना भी ध्यान रखें तो भी काफी है। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, सॉरी प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है जीवेश रॉय का। I am 24, was diagnosed with AS 4 months ago. Should I opt for biologics if my pain is managed with NSAIDs? Should I join a slightly physical demanding job? I am selected in state police. ये जीवेश रॉय का है। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आप। सो अच्छा सवाल है। इसमें दो दो सवाल है। एक तो अबाउट द ट्रीटमेंट एंड सेकंड थिंग इज अबाउट द टाइप ऑफ जॉब और द ऑक्यूपेशन हजार्ड बोलते हैं, और इम्पैक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है इस पर। सो लेट्स आंसर द फर्स्ट वन, वेदर यू शुड गो फॉर बायोलॉजिक्स। सो बायोलॉजिक्स या कोई भी दवाई स्टार्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो इंटरनेशनल गाइडलाइन से आते हैं। तो मैं खुद या डॉक्टर पाठक हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते या डिसाइड कर सकते हैं। तो वी फॉलो समथिंग कि जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी भी रहता है, तो थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप ऑफ थिंकिंग रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पर भी आप रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाने जाओ तो दे विल बी फॉलोइंग सर्टेन गाइडलाइंस। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी इज यूजुअली विद द फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस एंड एनएसएआइड्स, राइट। अगर इसी से ही आपका बीमारी अच्छे कंट्रोल में है, एंड विच कैन बी द केस इन अराउंड से 60% पेशेंट्स में, तो then they don't need to go to the second line therapy. Second line therapy can be in the form of oral medications, जैसे कि कभी हम सल्फेसालाजीन यूज करते हैं, या भी जैक इनहिबिटर्स आ जाते हैं, या फिर बायोलॉजिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन वाज कि अगर उन्हें बायोलॉजिक्स लेना है या नहीं, ये किस चीज पर डिसाइड करेगा, ये उनके डिसीज एक्टिविटी पर। तो अगर जैसे सिर्फ एनएसएआइड्स पर कंट्रोल है तो वी डोंट नीड टू मूव टू द बायोलॉजिक्स। सो रिमेंबर, नॉट एवरीवन, सो सबको बायोलॉजिक्स का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। इवन इफ यू कैन अफोर्ड डज नॉट नेसेसरली मीन यू नीड बायोलॉजिक्स। जैसे मैं हमेशा पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ कि अगर सिर्फ एक लाठी से चूहा मर सकता है तो हमें गन क्यों निकालना है, right? So this is how it is. So we would go to the second line only when it is required. So again, हम बार बार यही बताएंगे कि आप आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, आपकी डिसीज एक्टिविटी एस्टेब्लिश कीजिए, एंड देन विल डिसाइड। सेकेंड क्वेश्चन वाज अबाउट द ऑक्यूपेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ चीजें मानी जाती है जिससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एग्रीवेट हो सकता है, जैसे कि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि जंपिंग है, या रनिंग है, ये हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ज्यादा मैनुअल वर्क करते हैं उनमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा बढ़ता है। जो फ्यूजन के चांसेस, बोन ग्रोथ के चांसेस, जिसको ऑस्टियोफाइट या सिंडेस्मोफाइट बोलते हैं, ये उन लोगों में ज्यादा दिखता है कंपेयर टू अदर्स हु आर इनटू से रिलेटिवली एज ऑफिस जॉब जैसे।
तो शायद आपका कितना ट्रेनिंग होगा, ये सारी चीजें देखिएगा, आपका बीमारी कितने कंट्रोल में है ये भी देखिए, और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो जॉब। एवरीथिंग वी कैनॉट जस्ट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर इलनेस, फॉर यू, योर फैमिली, ये सारी चीजें आप अकाउंट में लीजिए। अगर से जस्ट कुछ महीनों का ही ट्रेनिंग है, बाद में शायद उतना हेवी नहीं है, तो देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट। बट अगर सपोज जैसे मुझे एक बंदा मिला था पीछे, ही वाज joining this type of army recruitment, and he was supposed to be doing some training every day for next 6-7 years. So that's a lot of time, right? And training as in उनका बहुत सुबह उठकर रनिंग करना और heavy type of thing. So I discouraged him. I told him that this may have negative impact. Exercise is important, but not high intensity exercises or that type. So that's what I would suggest him, कि depending on his disease activity and the requirement from his family and other socio-economic things, he needs to take that decision. Thank you, Dr. Praveen Patil. Now I will ask Dr. Pathak, do you want to add anything? No. I think you covered it beautifully. So I agree. Thank you, Dr. प्रवीण पाटिल। डॉक्टर हिमांशु पाठक, ये आपके लिए एक सवाल है। देखिए, मैंने मतलब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको जो कहते हैं कि भाई हमारा एएस शुरू होते ही हमारा वेट लॉस हुआ है। तो इसका कोई ये है कि भाई एएस के कारण वेट लॉस होता है, ये कोई है ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, ये कुछ पेशेंट्स में, नॉट एवरीवन। तो जो वेट लॉस होने के 2-3 कारण जो हैं, एक तो मैं उसको 2 तरीके से लूंगा। एक तो बीमारी, एएस कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, वो हाई कैटाबॉलिक कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो और वो अनअटेंडेड रहे, यानी कि वो कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन में रहे, तो वो बाय इटसेल्फ वेट लॉस करती है। तो जो नॉर्मल डाइट आप जितनी ले रहे हैं उसी डाइट में आप ले रहे हैं तो वेट लॉस करती है। फिर कभी कभी इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा चलता है तो एनोरेक्सिया होता है, यानी भूख कम लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती, तो उससे भी वेट लॉस होता है। तो एक कारण तो ये है। फिर और जो कुछ दूसरे कारण हैं कि पेन के कारण थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, तो पेन के कारण अगर डिप्रेशन हो जाए तो भी डाइट कम हो जाती है और उससे वेट लॉस होता है। तो कुछ पेशेंट में, बट नॉट एवरीवन, इट इज नॉट अ सेटल फैक्ट, बट हाँ होता है इनिशियल स्टेजेस में। अगर डिजीज कंट्रोल नहीं है तो वेट लॉस होता है। बट अभी मैंने लास्ट वीक ही एस का पेशेंट नहीं लेकिन सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट को देखा, एंड यंग एजुकेटेड, पर प्रॉपर एडवाइस नहीं मिली। तो ही वाज फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, सब बंद कर दिया, इससे मुझे ये होता है। एंड देन आफ्टर हिज डिजीज, उसका डिजीज इतना बढ़ गया कि डिजीज के कारण ही वाज अनवेल एंड ही वाज नॉट एबल टू ईट एंड एनोरेक्सिया। तो दोनों चीजों ने मिलके उसका वेट लॉस किया, एंड ही कंप्लीटली 45 किलो वजन हो गया 70 से। सो ये होता है, नॉट एवरीवन, बट यस, इट इज देयर। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए है सवाल प्रभु का, कि वो कहते हैं कि आई हैव नेक फ्यूजन फॉर नेक फ्यूजन एंड उनका नेक रिस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जॉइंट्स आर मोर और लेस ओके। आई एम ऑन इंटरसेप्ट 50। इज देयर अ प्रोविजन फॉर नेक का ऑपरेशन फॉर इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी? My age is 47. Is there any treatment outside India which will give me flexibility? सो देखिए, स्पाइन सर्जरी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं करते हैं यूजुअली। जैसे कि नी का, हिप का सर्जरी बहुत अच्छे से होता है, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। बट स्पाइन सर्जरी का उतना अच्छा रिजल्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, इसीलिए ये यूजुअली नहीं किया जाता है अनलेस इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। सपोज आपके स्पाइनल कॉर्ड को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नर्व पिंच हो रहा है, या कुछ और चीज़ें जैसे फ्रैक्चर हो चुके हैं, एंड देयर आर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ, only usually in that type, just for posture correction usually surgery नहीं की जाती है। तो and it can be very dangerous as well, particularly if your cervical spine is involved. It is not an easy surgery to do. तो I don't think कि अभी हमारे पास कोई easy solution है इसका, क्योंकि एक बार जो फ्यूजन हो चुका है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। दवाई से काफी बार स्पाज्म कम हो जाता है,
मसल स्पाज्म, और जिससे मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट दिखता है। बट अगर फ्यूजन सेट इन हो चुका है तो जो रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट्स है वो वापस नहीं आ सकती। आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनीवन पर्टिकुलरली इवन व्हेन आई वाज इन द यूके कि वो स्पाइन की सर्जरी करते थे एंकिलोजाइटिस में। डॉक्टर पाठक, आर यू या अवेयर ऑफ? नहीं नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री। तो सर्जरी बिकॉज 40 ही इज 47, तो प्रॉब्ली एज का ड्यूरेशन भी लंबा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम कहते हैं बोन कमजोर होना, तो वो भी थोड़ी होंगी, तो उसमें सर्जन अवॉइड ही करते हैं। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है ये सिनारियो में, जो भी उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शन एक तो फ्यूजन है वो है, और जो डॉक्टर पाटिल ने कहा कि मसल स्पाज्म, तो यहाँ पे जो मैंने देखा है कि थोड़ा सा हम एक्सरसाइज पार्ट को अंडर यूटिलाइज करते हैं। जो स्पाज्म है वो दो कारण से होता है, या तो अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन एक्टिव है, या फिर मसल जो है, जो सराउंडिंग पैरास्पाइनल मसल्स है, वो या तो वीक हो गई है या स्पाज्म में है। तो इन्फ्लेमेशन एक्टिव है, तो यानी कि इंटासेप्ट काम नहीं कर रही है, तो उनका रीअसेसमेंट होना चाहिए कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। अगर उसमें एक्टिव इन्फ्लेमेशन नहीं है तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी एडवाइस डेफिनेटली विल हेल्प है। वो हेल्प करती ही है, डेडिकेटेड अगर फिजिकल थेरेपी करें तो। फ्यूजन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर मसल्स को हम स्ट्रांग बना के रख सकते हैं। और जो कि 10% या 20%, 10 डिग्री और 20 डिग्री भी अगर सर्वाइकल का मूवमेंट इंक्रीज होता है तो वो काफी पेशेंट उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये दोनों चीजें ध्यान में लेना चाहिए। सर्जरी इज नॉट सजेस्टेड। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु पाठक एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर हिमांशु पाठक, आपने स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में बताया। तो कुछ पेशेंट्स हैं जिनको एंजाइटी डिप्रेशन का इश्यू होता है, तो मुझे ये पूछना है कि एंजाइटी डिप्रेशन दर्द के कारण होता है या ये एएस की कोमॉर्बिडिटी? दूसरा एक है कि भाई स्ट्रेस, मतलब मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं कि उन्होंने, वो पहले ठीक थे लेकिन जैसे ही उन्होंने, मतलब बहुत बड़ा कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, जैसे उन्होंने लव्ड वन को खो दिया, उसके बाद एकदम उनका दर्द बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस और एएस का क्या रिलेशन है, और एंजाइटी डिप्रेशन एएस में सबको होता है, या ये कोमॉर्बिडिटी है, या पेन और इसके कारण एएस एंजाइटी डिप्रेशन है? नहीं नहीं, तो जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में कहा कि एंजाइटी कोमॉर्बिडिटी नहीं है एएस की। तो देखिए, एंजाइटी एक बहुत इंडिविजुअलाइज फिनोमिना है। एकदम हेल्दी इंडिविजुअल को भी एंजाइटी हो सकती है, और एएस के पेशेंट को भी एंजाइटी होती है। यूजुअली जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उसमें थोड़ी सी अंडरलाइंग एंजाइटी होती है, तो ये डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल यू आर, इंडिविजुअल की कोपिंग कैपेबिलिटी पे वो डिपेंड करता है। पर जो अगर एंजाइटी है तो पेन बढ़ता है, दैट इज ये स्टडीज में प्रूवन हुआ है। जैसे मैंने आपको एक स्लाइड बताई कि जो पेन का परसेप्शन है, जो डॉक्टर पाटिल ने भी एक बात की, फाइब्रोमाइल्जिया, एक जो एएस के पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड एएस रहता है, एएस के सिम्टम्स रहते हैं, वो इवेंचुअली उनको वाइड स्प्रेड पेन हो जाता है। तो वो वाइड स्प्रेड पेन होता है तो पेशेंट गो इन एंजाइटी की क्यों ठीक नहीं हो रहा है, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग बेटर। तो इसके बारे में मैंने वो स्टडीज के डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च भी हो रही है कि ब्रेन में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स में, जो कि एंजाइटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो होता है, हो सकता है, पर एएस की कोमॉर्बिडिटी नहीं है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, मेरे बहुत सारे एएस पेशेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, और इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि डिजीज है और he is happy, he is fine and he is getting on with life, so that's very good. So it depends on the coping, आपका कोपिंग कैसा है। तो अगर एंजाइटी हो रही है तो उसके बारे में आप हेल्प ले। पेन को अगर मैनेज करें तो जैसे डिजीज के कारण पेन है तो पेन मैनेज हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड एंजाइटी कम होगी। और उसके बाद में भी अगर एंजाइटी हो रही है तो फिर कभी कभी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना पड़ती है। मैं नहीं कहूँगा साइकियाट्रिस्ट की, पर साइकोलॉजिस्ट की। मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों को समझने से ही कि ये बीमारी है, मैं इसको इस तरह से डील करता हूँ, तो एंजाइटी काफ़ी कम हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है पी बानिक का। माय मदर वाज डायग्नोस्ड विद एएस। फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज शी इज हैविंग अ बर्निंग sensation in a particular point in back.
but this is not a pain, only burning sensation. Is it related to AS? Dr. Praveen Patel. Okay. Before I go to this question, earlier question में just I will add कि हम लोगों ने सर्वे किया था पीछे और ये पब्लिश भी किया 100 पेशेंट में कि एंजाइटी और डिप्रेशन का क्या प्रमाण है इन पेशेंट्स में. तो देयर आर स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल. तो जिसमें से ये देखा गया था कि नियरली 40% पेशेंट में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन पेशेंट्स विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. सो ये रैंडमली 100 पेशेंट जो ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड आए थे उनका सर्वे था. तो हमने ये देखा कि इन में से कौन से पेशेंट्स में ये दिखता है और कौन से पेशेंट में नहीं दिखता है. तो रिस्क फैक्टर्स क्या है. तो जिनमें कम उम्र में ये बीमारी का डायग्नोसिस हुआ है तो ये एक देखा गया था जिनमें हाई डिसीज एक्टिविटी है जैसे यू कैन इमेजिन. स्लीप डिस्टर्बेंस ज्यादा थे इन पेशेंट्स में. अगेन इट कुड बी रिलेटेड टू एंजाइटी, इट कुड बी रिलेटेड टू द डिसीज इटसेल्फ. जिन लोगों में हाई इम्पैक्ट ऑन वर्क प्रोडक्टिविटी था, हम लोगों ने एक स्केल यूज किया था कि कौन से पेशेंट में वर्क प्रोडक्टिविटी ज्यादा अफेक्टेड है. तो वी अगेन फाउंड दैट these patients have work productivity issues as well. And another important one I noticed that these patients ticked yes to this ki do you believe your doctor or the doctors in general hide side effect of medicines. And तो एक मिसट्रस्ट है कहीं तो भी. तो ये सारी चीजें लीड्स टू एंजाइटी, दिस लीड्स टू अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज. ठीक है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था मेरे लिए. आई गॉट लॉट ऑफ इनसाइट कि पेशेंट्स कैसे सोचते हैं, उनका सोचने का क्या तरीका होता है. So anyway, so that's there. So around 40% patient do report symptoms of anxiety and depression. And as Dr. Pathak said, इसके लिए professional help लेना सही समय पर बहुत जरूरी है. In fact, that's quite interesting, Praveen, because studies have shown about 40-50% patient also get fatigue. So probably these are the patients who are having fatigue also. Yes. Yeah, that's good. So जो सवाल था अपने सेकंड पेशेंट का कि उनकी मदर को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है and she is having burning sensation. Is that right? Yeah, yeah. कहाँ पर है burning sensation? In the back, right? बैक पर्टिकुलर पॉइंट पे है और वो पेन नहीं है कह रहे हैं, वो बर्निंग सेंसेशन. तो अनलाइकली रिलेटेड टू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बर्निंग सेंसेशन नहीं करेगा कहीं पर भी, आपके कहीं पर भी बॉडी में, अनलेस यू हैव से पिंच्ड नर्व जैसे सायाटिका या उस टाइप का है. बट वो बैक में नहीं रहेगा, इट विल गो डाउन टू द लेग और उस तरह से. आई थिंक ये कॉज ढूंढना पड़ेगा. कभी कभी दूसरी चीजें होती है जैसे कि शिंगल्स या मराठी में नागिन बोलते हैं, उसका स्टार्ट होता है तब भी बर्निंग सेंसेशन आ सकता है. vitamins की deficiency. तो I think she should visit a physician or discuss with her rheumatologist. But looking at things mota moti unlikely related to ankylosing spondylitis. थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल. डॉक्टर हिमांशु पाठक, आपने फटीग के बारे में भी बात की है. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये फटीग क्यों होता है. तो फटीग और इन्फ्लेमेशन में कोई कोरिलेशन है? कुछ ये है कि भाई इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहा तो फटीग रहेगा और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आया तो फटीग कंट्रोल में रहेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, डेफिनेटली उसका एसोसिएशन है, पर 100% एसोसिएशन नहीं है. पर ये एक मोटे मोटे तौर पे जो पूरे क्लिनिकल रिसर्च में आया है कि अगर डिजीज एक्टिविटी ज़्यादा है, यानी बीमारी ज़्यादा है, शरीर में जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, बैक इन्फ्लेमेशन है, तो वो पेशेंट फटीग ज़्यादा अनुभव करते हैं. और उसका रीज़न सेम है, फटीग, पेन, स्ट्रेस. तो ये एक सर्कल है, एक रहेगा तो दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा. जैसे मैंने कहा कि अबाउट 60% पेशेंट्स को फटीग होता है. तो ये कनेक्टेड, डेफिनेटली उससे कनेक्टेड है, डिजीज एक्टिविटी से भी कनेक्टेड है. हर किसी को नहीं होता पर कॉमनली होता है, थकान लगती है. ओके, थैंक यू डॉक्टर हिमांशु पाठक. डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल है परेश शुक्ला जी का. सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम एयर्स फ्रॉम लास्ट 16 years and started Intracept 25 mg last year and it is doing okay. I have pain many times but manageable. Sir, I have gone through both hip replacement surgery in 2014. Now my spine is fused, no movement. Sir, I have stomach problem, bloating and gas, and because of it I have lot of lower back pain, and sir, I have gallbladder stone. Does this affect my digestive system? Please help. And should I increase Intracept 25 to Intracept 50? Dr. Praveen Patil.
सॉरी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। मुझे जो समझा मैं बताता हूँ, यू करेक्ट मी। इनको लंबे समय से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है, बायोलॉजिक्स ले रहे हैं, और उनका गॉल ब्लैडर भी है और पेट का शिकायत है, राइट? और पेट का शिकायत क्या है? ब्लॉटिंग एंड गैस, गैस। बट डायरिया या ऐसे कुछ नहीं बताया उन्होंने, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया, राइट? नहीं नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन है, और वो कह रहे पूछ रहे कि गॉल ब्लैडर स्टोन डज दिस अफेक्ट माय डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हाँ, पूछ तो रहे हैं। और इंटरसेप्ट 25 ले रहे हैं, तो इंटरसेप्ट 50 कर देंगे। दो ये दो तीन चीजें इसमें। पहले तो कॉज क्या है ये ढूंढना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट बात है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन समटाइम अफेक्ट योर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज। इट कुड बी पार्ट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बट उसके लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। उनमें डायरिया इज अ मेजर इशू, वेट लॉस होता है। तो वो थोड़े अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको सिर्फ ब्लोटिंग हो रहा है या इस तरह के dyspepsia, तो it could be another possibility is the IBS, irritable bowel syndrome बोलते हैं, which can be seen in many patients जिनको ankylosing spondylitis है या नहीं भी है, वो भी उसमें भी दिख सकता है। It's commonly associated with anxiety as well, तो वो एक ढूंढना चाहिए। और गॉल ब्लैडर के इश्यूज की वजह से भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने अपना बायोलॉजिक्स का डोज बढ़ाना चाहिए जस्ट फॉर दिस सिम्टम्स। अगर सपोज उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो रहा है, तो शायद उन्हें बायोलॉजिक्स चेंज करना पड़ेगा, अलग बायोलॉजिक्स पे जाना पड़ेगा। जो अभी उनका करंट बायोलॉजिक है, मैं पर्पसफुली ब्रांड नेम्स नहीं ले रहा हूँ, बट जो करंट बायोलॉजिक है उनका, शायद उनको उसका डोज बढ़ा के फायदा नहीं होगा, अलग बायोलॉजिक्स पे जाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि उनके रूमेटोलॉजिस्ट प्रूव करते हैं कि ये सिम्टम्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड है। If it is not related to ankylosing spondylitis, or ankylosing spondylitis is under good control with the current medication, then don't change it. Try to find the cause of the जो पेट के तकलीफ है, और उसको फिक्स करिए। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल। डॉक्टर हिमांशु पाठक, आपके लिए एक सवाल है। जैसे आपने कहा कि भाई टोबैको और अल्कोहल, ये दोनों एएस के लिए अवॉइड करना चाहिए। टोबैको का तो अपने पास ये स्टडीज भी है। ऐसा कोई अल्कोहल का भी है क्या स्टडी कि भाई वो एएस को एडवर्सली अफेक्ट करता है? एज को डायरेक्टली एडवर्सली अफेक्ट नहीं करता है, पर अगर अल्कोहल का मोर देन 3 यूनिट्स पर डे का, तो मोर देन 3 यूनिट्स पर डे अल्कोहल अगर ले रहे हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर लिवर, विच प्रॉब्ली कैन कॉज फैटी लिवर। और वो फिर आपके जो एज के मेडिकेशन है, तो उसके साथ में लिवर डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो प्राइमरी अल्कोहल अवॉइडेंस का जो एडवाइस है, वो इसलिए है कि लिवर डिजीज ना हो। डायरेक्टली एस एस के सिम्टम्स से कोई डायरेक्ट लिंक अल्कोहल का अभी तक नहीं है। स्मोकिंग का है, अल्कोहल का नहीं है, बट प्रॉब्ली अल्कोहल का जो गाइडेंस है वो इसीलिए। ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आखिरी सवाल है, सूर्यांश सागर जी का है। बोन सप्लीमेंट लेने से हिप जॉइंट कार्टिलेज रिपेयर हो सकता है क्या? मैंने बहुत इजी सवाल है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको हिप आर्थराइटिस है, कार्टिलेज डैमेज हो चुका है, तो वो सप्लीमेंट्स लेकर नहीं होगा। कैल्शियम सप्लीमेंट्स और ये सारी चीजें मेनली आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। कार्टिलेज का रीग्रोथ नहीं होता है, या उसको फिर से हम वापस वहां पे ला नहीं सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लॉस हो चुका है उसको हो चुका है, उसको कोई सप्लीमेंट लेके कोई फायदा नहीं होता है। आई नो देर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट और चीजें हैं, बट कोई खास एविडेंस नहीं है। जस्ट वन पॉइंट ऑन द एक्सेस अल्कोहल। एवरीवन शुड अवॉइड, पर्टिकुलरली इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है कि बोन्स थिन हो जाते हैं। अगर आप फॉर सम रीजन मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई ले रहे हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी यूज करते हैं, तो उसका इंटरेक्शन हो सकता है। तो वी वुड सजेस्ट अवॉइड एडिक्शंस। अल्कोहल को जितना लिमिट कर सके उतना लिमिट कीजिए, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कीजिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हैव इनफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ। एंड स्मोकिंग इज बिग नो, as we all know कि it makes medicine less effective and increases the complications.
ओके, थैंक यू, थैंक यू। अगले सेगमेंट, हाँ, क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। समय की कमी के कारण हम सारे सवाल नहीं ले पाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एरियाज़ हमने कवर किए हैं, लेकिन हमेशा की तरह समय की कमी के कारण हम सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। एएसडब्ल्यूएस की तरफ से मैं डॉक्टर हिमांशु पाठक एंड डॉक्टर प्रवीण पाटिल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और एएस वॉरियर को आज के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हम आपसे उन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चित होकर एएसडब्ल्यूएस के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में होंगे, उन टॉपिक से हम आने वाले महीनों में वेबिनार रखने का प्रयास करेंगे। मैं एएसडब्ल्यूएस की तरफ से आप सब वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड गुड नाइट। भूषण, आपने एक बात नोट किया क्या? हमारा टॉपिक था फुलफिलिंग लाइफ, राइट, विथ हाँ, हेयर। सारे हाँ। क्वेश्चन दवाइयों पर थे, राइट। सो हमारे पेशेंट भी सिर्फ दवाइयों के बारे में ही बात करना चाहते हैं, नॉट जस्ट कि हम डॉक्टर्स बायस्ड है कि हम सिर्फ दवाई के बारे में बोलते हैं, बट पेशेंट का फोकस भी उसी पर है। तो शायद हमारा लाइफ इंडिया में वैसा ही है कि बेसिक चीजों पे ही काफी अटका हुआ है, बेसिक चीजें ही कवर नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट लेवल की बातें शायद नहीं पेशेंट भी नहीं फोकस कर पा रहे हैं। द टाइप ऑफ केयर इज अवेलेबल और एक्सेसिबल, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारे लिए भी सोचने लायक बात है कि किस तरह से होना चाहिए, बट नॉट नॉट मेनी क्वेश्चंस, वो मे बी 1 or 2 थे शायद, राइट। But this is my experience as well from earlier webinars, talking to the patients and everything. All comes down to the treatment. All comes down to the treatment. ट्रीटमेंट पार्ट पे ही काफी कुछ होता है, जो माइंडफुलनेस जैसे सर ने बताया और बहुत सारी चीजें बताई, मेडिटेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीजें, उन पर शायद कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता है, या शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट हो, उसमें से क्विक फिक्स नहीं है, इजी इजी तरीके नहीं है, शायद वो भी एक कारण होगा। But anyway, that is just sharing my thoughts. I thought it is interesting. बट आई थिंक अगर जिसने भी सुना हो वेबिनार, एटलीस्ट वो इसके बारे में भी सोचे, Correct. Yes. बीमारी और दवाई से निकले, क्योंकि Correct. ये जरूरी है होल वेल बीइंग के लिए, कंप्लीट वेल बीइंग के लिए। Correct. Thank Thank you. Thanks everyone. Thank you, Dr. you. Pathak. थैंक यू प्रवीण, Thank you, Prachi. And thank you, Bhushan. भूषण। And thanks Thank you. everyone joining us today. Bye bye. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Pathak. Bye. बाय बाय, थैंक यू।